The main postulates of Planck's quantum theory are as under: energy emitted or absorbed by a body is not in a continuous form. Energy emitted or absorbed by a body is not in a continuous form, but is in a discontinuous manner. Energy. क्या आप भी एग्जाम के लिए इस तरह की प्रिपरेशन करते हैं? अगर आप भी एग्जाम के लिए इस तरह की प्रिपरेशन करते हैं तो आज से ये तरीका छोड़ दे, क्योंकि मिस्टर अहमद केमिस्ट यूट्यूब चैनल लाया है आपके लिए एक यूनिक तरीका, जिसके हर एक लेक्चर में होगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और MCQ सॉल्यूशन, जो आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए 100% प्रिपेयर करे। तो आज ही से मिस्टर अहमद केमिस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मिस्टर अहमद केमिस्ट यूट्यूब चैनल का हर एक लेक्चर बर वक्त पहुंच सके और आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर सके। हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर है गेलू-सिक लॉ। तो स्टूडेंट आज की इस लेक्चर में हम सबसे पहले गेलू-सिक लॉ की स्टेटमेंट को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे और फिर इस पे न्यूमेरिकल और MCQ सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आप नीट में, NMDCAT में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें आप जो है गेलू-सिक लॉ की MCQs और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकोगे। तो स्टार्ट करते अपना टॉपिक गेलू-सिक लॉ। तो स्टूडेंट अगर हम गेलू-सिक लॉ के स्टेटमेंट को देखें तो गेलू-सिक लॉ की स्टेटमेंट ये है: व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ gaseous product, provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure। गेलू-सिक लॉ का स्टेटमेंट हमें यह कहता है कि जब गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो इन गैसेस की रिएक्टेंट के वॉल्यूम के बीच एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, और इन रिएक्टेंट की वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं तो इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वॉल्यूम के बीच भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, और हम इस वॉल्यूम को एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मेजर करेंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है तो इसकी वजह से वॉल्यूम भी चेंज होता है, और ये हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट इस के स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है इसने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन किया और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक गैस बना, ठीक है। ये मैंने बैलेंस किया है। अब अगर हम देखें तो ये रिएक्शन हम इस तरह रीड कर सकते हैं: 1 molecule of hydrogen gas react with 1 molecule of chlorine gas to form 2 molecule of hydrochloric gas, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल जो है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल है, तो साइंटिस्ट के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे वो मॉलिक्यूल को मेजर कर सके। तो इस वजह से गेलू-सिक ने गैसेस को इनके वॉल्यूम के बेसिस पे मेजर किया और एक लॉ प्रेजेंट किया जिसे गेलू-सिक लॉ कहते हैं। तो स्टूडेंट गेलू-सिक लॉ के थ्रू हम गैसेस को इनके वॉल्यूम के बेसिस पे मेजर करते हैं, लेकिन गेलू-सिक लॉ जो है ये सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करें तो गैसेस और लिक्विड पे इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है या निग्लिजिबल है। तो इस वजह से हम गैसेस और लिक्विड और सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो अब हम इस एग्जांपल के थ्रू अपना स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ये रिएक्शन इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है इन्होंने 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन किया तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस बना। अब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के बीच एक रेशियो है और वो रेशियो क्या है? 1:1। मतलब ये कि जब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगा, और इनके बीच ही एक सिंपल होल नंबर रेशियो इनके वॉल्यूम के बीच। इसी तरह इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की वॉल्यूम के बीच भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। अगर हम हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक गैस के वॉल्यूम के बीच रेशियो फाइंड करें
तो हमारे पास 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस देता है। तो इनका जो रेशियो है वो 1:2 है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेट सपोज अगर कोई हमसे कहे कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है इसका वॉल्यूम जो है वो 20 मिलीलीटर है, 20 मिलीलीटर हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन 20 मिलीलीटर है तो क्लोरीन कितना होगा? 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लिए 1 वॉल्यूम क्लोरीन दरकार होते हैं, तो 20 ml के लिए भी 20 ml क्लोरीन दरकार होते हैं। तो हमारे पास जो क्लोरीन का वॉल्यूम होगा वो भी 20 होगा, लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक गैस का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? वो 40 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम वाटर का पॉइंट करें, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने या ऑक्सीजन गैस ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया और हमारे पास वाटर बना। अब यहाँ पे ये जो वाटर बना ये लिक्विड फॉर्म में नहीं, ये स्टीम फॉर्म में है या वेफर फॉर्म में है, तो इस वजह से मैंने इसको जी पे रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये गैसियस फॉर्म में है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ने 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया, तो हमारे पास 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस बना। ठीक है, या वाटर वेपर या वाटर स्ट्रीम बना। अब अगर हम देखें तो इनकी बीच जो रेशियो है वो 1:2 है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बीच जो रेशियो है वो क्या है? वो 1:2 है। इसी तरह ऑक्सीजन और वाटर की बीच जो रेशियो है वो भी हमारे पास 1:2 है। तो ये जो रेशियो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर और ऑक्सीजन ये इनकी वॉल्यूम के बीच है। तो गेलुसिकला भी हमें ये बताता है कि जब गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्टेंट के वॉल्यूम के बीच एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, और इसी तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम के बीच भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। और ये जो वॉल्यूम होते हैं ये हम मेजर कर सकते हैं जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, क्योंकि जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है तो इसकी वजह से वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो ये गेलुसिकला था। अब हम इस गेलुसिकला पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते ताकि आप लोग जो है इसको प्रॉपर्ली समझ सकें। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिख के है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला वाला है द इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर अ मेडिसिनल ड्रग comprising of nitric oxide used as an energy booster. Nitric oxide is produced by a reaction involving oxidation of ammonia. If 100 liters of ammonia is used, what is the amount of nitric oxide produced? तो स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि एक इंडस्ट्री है तो इसमें एक मेडिसिनल ड्रग तैयार होता है और इस मेडिसिनल ड्रग में नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड इज एनर्जी बूस्टर जो है वो यूज़ होता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये अमोनिया की ऑक्सीडेशन के थ्रू बनता है, और हमसे कहता है कि अगर हमारे पास 10 लीटर ऑफ अमोनिया यूज़ हो जाता है तो इससे कितने अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट कम की होती है, बाकी सारी आपको कंफ्यूजन के लिए दिए होते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह है, सिर्फ मैं इसमें एक बात काम की है, ये वाला जो लिखा है, बाकी सारा जो है इस क्वेश्चन में यूज़ ही नहीं होता। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमसे कहता है कि अगर हमारे पास 100 लीटर्स ऑफ अमोनिया हो तो कितने नाइट्रिक ऑक्साइड बनेंगे। तो सबसे पहले हमने इस रिएक्शन को देखना है। तो रिएक्शन में हमें 4 वॉल्यूम ऑफ NH3 कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है? 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो हमारे पास 4 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं, और ये हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड के वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बताया कि हम 0 कंसिडर करते हैं। तो जब हमारे पास 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया है तो हमारे पास कितने वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं? 4 वॉल्यूम। तो जब हमारे पास 100 लीटर्स ऑफ अमोनिया होगा, यहाँ पे हमारे पास 100 लीटर्स ऑफ अमोनिया होगा, तो हमारे पास
100 लीटर ऑफ 100 लीटर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 100 लीटर्स ऑफ अमोनिया हो तो कितना नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया हमें 4 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं, तो 100 लीटर्स ऑफ अमोनिया भी 100 लीटर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे हमें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था और ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, व्हेन 50 ml ऑफ मीथेन बर्न्स इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। हमसे कहता है कि जब 50 ml मीथेन जो है वो बर्न हो जाता है, वो जल जाता है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर। ठीक है, तो हमसे कहता है कि इन 50 ml ऑफ मीथेन के लिए कितना ऑक्सीजन दरकार होगा और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो मीथेन का फार्मूला हमारे पास है CH4, ठीक है, और ये गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस के साथ इसका बर्निंग हुआ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 + 1 3। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो जब हम ये 2 करेंगे तो ये हमारे पास 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 + 2 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास जब 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन था तो इन्होंने 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन के लिए 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन दरकार होते हैं और 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो 50 ml ऑफ मीथेन के लिए कितना ऑक्सीजन दरकार होगा, 50 के लिए 100 ml दरकार होगा, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 50 ml बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यूज था, न्यूमेरिकल था, ये भी सॉल्व हो गया। तो हमारे पास 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 100 ml ऑक्सीजन जो है इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, 60 ml ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 60 ml ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड द रिजल्टेंट कंपोजिशन। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जब 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनाता है। मतलब ये है कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के लिए 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर होता है ताकि हमारे पास 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बने। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, 60। तो 60 ml ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर होगा, 1 के लिए 3 है तो 60 के लिए 63 = 180 ml हाइड्रोजन रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 60 ml है, तो 180 ml हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन को अपोजिट करेंगे। ठीक है, तो हम ये रिएक्शन इस तरह लिखेंगे, हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 60 ml हाइड्रोजन है, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लिए 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर है, तो 60 के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा, तो 60 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएगा। तो 60 ml ऑफ हाइड्रोजन के लिए 20 ml ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर होगा। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनाता है, तो 20 ml जो है वो कितना अमोनिया बनाएगा, तो 20 ml 40 ml ऑफ अमोनिया बनाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो अमोनिया होगा इसका वॉल्यूम होगा, अमोनिया का वॉल्यूम होगा 40 ml, यानी हमारे पास रिजल्टेंट कंपोजिशन में 40 ml अमोनिया होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल नाइट्रोजन कितना था, 60 में 20 यूटिलाइज हुआ और 40 अनरिएक्टेड रह गया। तो ये जो नाइट्रोजन है हमारे पास 40 ml जो है अनरिएक्टेड रह गया।
ठीक है। और इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये हमारे पास एक्सेस में था तो इसमें से 20 ने रिएक्ट किया और 40 अनरिएक्टेड रह गया, क्योंकि हमारे पास जो है 360 ml के लिए 40 रिक्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हम लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को देखें तो इसमें ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था हमारा। अगर आपको फिर भी इसमें से कोई डिफ़िकल्टीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।